अप्रैल 2011 में मैंने पहली बार सुना कि एसआरके की एक सुपर हीरो फिल्म आने वाली है जिसका नाम है रावण। जब मैंने फिल्म की पहली ग्लिम्स देखी तो हर बच्चे की तरह मेरा भी दिमाग उड़ गया। ये वो समय था जब मेंढक की तरह कूद कूद के चिल्लाते हुए बच्चे बहुत कॉमन थे। नए नए कंप्यूटर पे घंटों बैठ के मैं किसी तरह जीवन की ड्राइंग सही से बनाने की कोशिश करता था। साला बस शक्ल ही रह जाती थी। इनफैक्ट घर में बॉर्नवीटा का डब्बा होते हुए भी सिर्फ जीवन के मैजिक कप के लिए मैंने नया हॉटडिक्स मंगवाया था। बहुत डांट पड़ी थी। मेरा एक अमीर दोस्त भी था जिसने रावण का गेम खिलाने का वादा किया था। साला पता नहीं कहाँ गया। मुझे तो थिएटर में जाने का मौका नहीं मिला, पर मेरे कजन्स फिल्म देखने गए थे। मैं लिटरली 26 अक्टूबर को शाम के 6:30 बजे यही सोच रहा था, वो लोग अभी रावण देख रहे होंगे। अपनी कजन से मैंने फिल्म की स्टोरी पूछी, फिर क्या चला गया अपने दोस्तों के सामने कूल बनने। 2-4 जगह तो मैंने अलग अलग स्टोरी भी बता दी होगी, बट फिर भी सारे दोस्तों के सामने मेरी कूलनेस कम नहीं हुई। अब पता चला राइटिंग का भूत कहाँ से आया। एंड फाइनली मैंने अपने नए कंप्यूटर पर लोकल प्रिंट में रावण देखी। मेरा रिएक्शन वैसा ही था जैसा लोगों को दस्त और एसिडिटी एक साथ होने पर होता है। मतलब पेट में गुड़गुड़ तो हो रही है, पर मालूम नहीं मामला बेसिन में जाएगा या कमोड में। इन शॉर्ट मुझे फिल्म अंडरवेलमिंग तो लगी, पर ये नहीं समझ आ रहा था किस वजह से, क्योंकि फिल्म बाहर से तो लगभग परफेक्ट ही लग रही थी। पर आज 10 साल बाद मुझे फाइनली उस सवाल का जवाब मिल ही गया। हर फिल्म में जहां हम कैरेक्टर के साथ एक जर्नी पे निकलते हैं, वहां फिल्म के शुरुआती कुछ टाइम में कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसी कैरेक्टर या कैरेक्टर्स से जुड़े होने की वजह से हम वो जर्नी एंजॉय कर पाएंगे। सबसे बड़ी नाकामी अगर रावण में कोई है तो वो यही कैरेक्टर डेवलपमेंट अचीव ना कर पाना है। हमें उतना टाइम कैरेक्टर्स के साथ मिला ही नहीं जितना मिलना चाहिए था। फिल्म अपने लीड कैरेक्टर्स को मोस्टली फनी लाइट में रखने के चक्कर में उनको अच्छे से निखार नहीं पाई, स्पेशली प्रतीक और शेखर के केस में। ये फादर सन बॉन्ड पूरी फिल्म की बैकबोन होना चाहिए था, बट इसको सेटअप करने के लिए जो सीन्स कंस्ट्रक्ट किए गए थे वो कन्विंसिंग नहीं थे। दोनों कैरेक्टर्स के इंडिविजुअल सीन्स में फिल्म का फोकस उनको एक्सप्लोर करने से ज्यादा सीन को फनी बनाने में रहता है। वहीं जिन सीन्स में दोनों का बॉन्ड एस्टैब्लिश करना था, वहाँ राइटिंग कन्विंसिंग नहीं लगती। क्रिश जैसी फिल्म में पूरा फर्स्ट हाफ कैरेक्टर डेवलपमेंट को ही डेडिकेटेड होता है। हाँ, फिल्म एक सीक्वल थी, बट फिर भी द फैक्ट कि हम क्रिश को एज अ सेपरेट कैरेक्टर उतना ही पसंद करते हैं जितना रोहित को, इज अ प्रूफ कि फिल्म में कैरेक्टर एस्टैब्लिशमेंट अच्छे से अचीव होता है। अच्छा, फिल्म के सीक्वेंसेस को इंडिविजुअली देखो तो बात और क्लियर हो जाती है। पहला सीक्वेंस फिल्म की टेक्नोलॉजी समझाता है, फिर एक सपना आता है जिसके होने का गिना चुना सेंस मैं यही लगा सकता हूँ कि यहाँ प्रतीक की साइकोलॉजी एक फनी वे में एस्टैब्लिश करने की कोशिश की गई थी, जिसमें प्रतीक का इंडिविजुअल कैरेक्टर एस्टैब्लिश हो सकता था, बट हम सबको पता है वो सपना कितना काम का था। अब मैं जानता है कौन हूँ। अभी स्पाइडरमैन को टपका के आया हूँ। एक कॉन्स्पिरेसी। हम सब तो लड़ने बेंचोद। इसके बाद हम शेखर की लाइफ का एक दिन देखते हैं जो इस कैरेक्टर का आईसीई मोमेंट हो सकता था, बट अगेन यहाँ भी फिल्म को बहुत ज्यादा फनी होने में मजा मिल रहा था। ये मत समझना कि एक सुपर हीरो फिल्म में फनी होना एक प्रॉब्लम है। I mean, इस हिसाब से तो मार्वल की आधी पिक्चरें फालतू होती, बट द पॉइंट इसके इन जोक्स के बीच कुछ इंडिविजुअल कैरेक्टर मोमेंट्स भी होने चाहिए जो हमें उस कैरेक्टर से कनेक्ट कर दें। शेखर जैसे कैरेक्टर को मैं क्लाउन प्रोटैगनिस्ट कहूंगा। मतलब ऐसे कैरेक्टर्स को लेके मेकर्स का एम यही रहता है कि ऑडियंस इन पे हंसे और साथ में टाइम टू टाइम इनकी इनसिक्योरिटीज को भी सीरियसली ले। ये बैलेंस अचीव करना बहुत मुश्किल होता है। स्पाइडरमैन होमकमिंग जैसी फिल्म में ये चीज सक्सेसफुली अचीव होती है, बट रावण के केस में कुछ जगह थी जहाँ शेखर को सीरियसली दिखाना था, जैसे उसके नॉर्मल दिन के जस्ट बाद का सीक्वेंस, यानी गेम डेवलपमेंट। याद है रोबोट में चिट्टी को बनाने का सीक्वेंस? उस फिल्म में भी रावण की तरह चिट्टी बुरा हो जाता है, बट वहाँ एक क्रिएटर और क्रिएशन का बॉन्ड स्ट्रांगली दिखाया था। जब वसीकरण चिट्टी को डिसमेंटल कर रहा होता है तो हम एज एन ऑडियंस पेन फील करते हैं। ऑल्दो रावण शेखर के डेथ सीन तक चिट्टी की तरह फुल्ली ह्यूमन नहीं होता, बट अगर ऐसा कोई मोमेंट होता जो इस क्रिएटर और क्रिएशन का बॉन्ड रिफ्लेक्ट करता तो और बेटर होता। फॉर एग्जाम्पल, कोई मोमेंट जो ये रिफ्लेक्ट करता है कि कैसे शेखर की सबसे सक्सेसफुल क्रिएशन ही उसकी मौत का कारण बन गई। और ऐसा मोमेंट वर्क कराने के लिए सिर्फ रावण को शेखर को मारते हुए दिखाना काफी नहीं होगा, इसके साथ साथ शेखर का इमोशनल ट्रॉमा भी दिखाना होगा, तभी इस मोमेंट में कॉम्प्लेक्सिटी और वेट आएगा। ऐसे मोमेंट से इस कैरेक्टर में एक और लेयर जुड़ गई होती, या फिर कोई ऐसा मोमेंट हो सकता था जो इस लंबे चौड़े एक्सपोजिशन सीन को हटा के रखा जा सकता था, क्योंकि यहाँ बस रावण के रूल्स को वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेन किया जा रहा है। और ऐसा ब्लंट एक्सपोजिशन भी रावण की वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स में आता है। अगर तुम में से किसी को स्क्रीन प्ले का आइडिया होगा तो पता चलेगा कि ये कितना बड़ा पाप है, क्योंकि स्क्रीन प्ले में एक रूल होता है, शो
डोंट टेल, मतलब कोई भी बात सीधे सीधे वर्ड बाय वर्ड ना बताओ, बल्कि उसको एक्शन के थ्रू समझाओ। यानी अगर रावण के रूल समझाने हैं तो ऐसा सीन कंस्ट्रक्ट करो जिससे बिना डायलॉग ही देख के हम इन रूल्स को समझ जाएं। फॉर एग्जांपल, अगर ये बताना है कि ज़ॉम्बीज सिर्फ हेडशॉट से मरते हैं, तो सिंपली ये बताने के बजाय एक सीन रखो जिसमें कैरेक्टर्स ज़ॉम्बी को गलत वे में मार रहे हैं। ऐसे ही रावण में कई मोमेंट्स बदले जा सकते थे। इससे शेखर की तरह और लोगों को उनके कैरेक्टर मोमेंट्स भी मिलते, और इन कैरेक्टर्स को वर्क कराने के लिए फिल्म को ये मोमेंट सीरियसली लेने ही होंगे, तभी एज एन ऑडियंस हम फिल्म में आ रहे ऑब्स्टिकल्स को सीरियसली लेंगे। बहुत से लोगों ने कहा कि फिल्म बच्चों के लिए बनी है। अरे कुछ भी हमारे लायक नहीं, बच्चों के लिए बनाया है पिक्चर। याद रखना, जब भी किसी फिल्म के बारे में ऐसा कुछ सुनने में आए तो समझ जाना कि फिल्म के ऑब्स्टिकल्स ऑडियंस को कन्विंसिंग नहीं लगे, जिसकी वजह से वो फिल्म को सीरियसली नहीं ले पाए। गेम के डेवलपमेंट के बाद रावण के निकलने का सीक्वेंस आता है, फिर शेखर का डेथ सीक्वेंस जो अगेन एक परफेक्ट आईसीई मोमेंट सर्व कर सकता था बट नहीं करता। ऑल्दो यहाँ जोक्स नहीं थे जो कि बहुत डार्क हो जाता, पर भाई इन्होंने तो लाश को दफना के अस्थियां भी बहाई। हा नहीं, क्रेमेशन फर्नेस नाम की भी चीज होती है। बट फिर भी अच्छा कैरेक्टर डेवलपमेंट ना होने की वजह से ये मोमेंट उतना इम्पैक्ट नहीं करता। फिर रावण का प्रतीक को पकड़ना एंड देन जीवन, ऐसे ही हमारा फर्स्ट हाफ निकल जाता है। यानी टेक्निकल सीन्स से लेकर पोटेंशियल कैरेक्टर मोमेंट्स तक ऑलमोस्ट सब कुछ गेम के अराउंड ही रहता है। लीड कैरेक्टर्स की गेम के अराउंड हीरो विलन वाली कॉन्वर्सेशन इस फादर सन बॉन्ड से उसका नेचुरल फील छीन लेती है। इस वजह से इन कैरेक्टर्स को निखारने की स्पेस नहीं मिलती, जो अगेन इस फिल्म की बैकबोन थे। शेखर की डेथ इस बात को प्रूव करती है। ऑफ कोर्स ये चीज थोड़ी ट्रैजिक लगती है, पर जिस तरह इस इंसिडेंट को पूरी फिल्म में जान डालनी चाहिए थी उस तरह नहीं डाल पाती। सही बताओ तो शेखर का सैक्रिफाइस वेस्ट ही लगता है। एक फादर के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑफ कोर्स ये मोमेंट इमोशनल है, बट क्योंकि ये सैक्रिफाइस किसी वे में प्लॉट को यूनिक डायरेक्शन में नहीं ढकेलता, इसलिए ये वेस्ट लगता है। क्रिश 3 में ऑल्दो ये सैक्रिफाइस क्लाइमैक्स में आता है, बट अगर इस चीज को इग्नोर भी करें तब भी ये दिखता है कि रोहित ने अपनी जान देके प्लॉट का पावर प्ले ही बदल दिया। सिमिलरली स्नाइडर कट में भी विक्टर के फादर की डेथ एक हाईलाइट होती है, क्योंकि ये सैक्रिफाइस एक स्मार्ट मूव को अंजाम देता है। ऐसी अगर शेखर का सैक्रिफाइस फिल्म में आगे काम आता तो मोमेंट्स और जेन्युइन लगते। सबसे बेस्ट तब होता अगर क्लाइमैक्स में शेखर के सैक्रिफाइस की वजह से ही जीवन रावण को मार पाता। मैं शेखर को एंड में मारने को नहीं कह रहा, बल्कि शुरुआत में उसकी मौत से प्लॉट में कोई मिस्ट्री मूव अनलॉक होना चाहिए था जिसको क्रैक करके रावण को मारा जाता। अगर कोई प्लॉट मूव नहीं तो एटलीस्ट ये दिखा सकते थे कि शेखर ने गेम में कोई ईस्टर एग रखा है जिसके जरिए गेम जीता जा सकता है। इससे शेखर, जिसको हम एक क्लाउन समझ रहे थे, वो एंड में ना होते हुए भी रावण को ओवर पावर करता हुआ नजर आता, जिससे प्रतीक को फाइनली समझ आ जाता दैट इज डैड वाज द रियल किक-एस। और प्लीज ये मत कहना कि एंड में ऐसा ही कुछ हुआ था, बिकॉज ये साया वाला ट्विस्ट इतना वीक था कि डोरा भी इसे ईस्टर एग नहीं कहेगी। नहीं, ये नहीं हो सकता। आपको कभी ये में कुछ तो होगा, कुछ तो झूठ होगा। अंदर क्या लौड़े। ये फादर सन का आर्क एंडिंग के अलावा पूरी फिल्म में स्ट्रेच होना चाहिए था, क्योंकि हर सुपर हीरो फिल्म में टेक्निकल स्पेक्टिकल के साथ साथ इमोशनल लेयर भी होनी चाहिए, तभी हम उस स्पेक्टिकल का मजा ले पाएंगे। क्रिश के फर्स्ट हाफ में ये लेयर कृष्णा और उसकी दादी के बॉन्ड से आती है, वहीं सेकंड हाफ में कृष्णा और रोहित के बॉन्ड से। रावण में शेखर की डेथ के बाद ये इमोशनल लेयर जीवन के थ्रू कंटिन्यू की जा सकती थी, पर ध्यान देना, जीवन के थ्रू, जीवन से नहीं। मतलब फिल्म में फादर सन बॉन्ड इकलौती इमोशनल लेयर प्रोवाइड करता और एक तरह से जीवन के थ्रू शेखर और प्रतीक का ये आर्क जिंदा रखा जा सकता था। यानी ऐसे मोमेंट्स होने चाहिए थे जहां प्रतीक को रियलाइज होता कि ऑल्दो शेखर का फेस मौजूद है पर उसके रियल अप्पा कभी वापस नहीं आ सकते। ये सेंस ऑफ लॉस रावण को मारने की नेसेसरी वेंजेंस प्रोवाइड करता। क्योंकि फिल्म में जीवन को शेखर का खालीपन भरते हुए दिखाया गया है, इसलिए हमें ये सेंस ऑफ फीलिंग आती ही नहीं कि रावण ने हमसे कुछ छीना है, जिसकी वजह से उसकी तरफ से आ रहा कॉन्फ्लिक्ट खोखला और हेंस अनइंटरेस्टिंग लगता है। एक आर्गुमेंट ये हो सकता है कि हीरो विलन या अच्छाई बुराई वाले थीम से इस फादर सन का आर्क जिंदा रखा गया है, क्योंकि शुरुआत में प्रतीक अच्छाई को अनुकूल मानता है बट एंड में वो अपने अप्पा की थिंकिंग से अग्री करने लगता है। ये थीम उतना बुरा नहीं है बट बहुत सिंपल है। इसमें और लेयर्स ऐड करके इसको इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता था, जैसे ये दिखा के कि प्रतीक को विलेंस या बुराई क्यों पसंद है। मे बी वो बुली होता हो, या उसके स्कूल एक्सपीरियंसेस डार्क हो, या वो साइकोलॉजिकली चैलेंज हो रहा हो, वो ऐसे चैलेंजेस फेस कर रहा हो जो अच्छाई या बुराई जैसे ब्लैक एंड व्हाइट ना हो, एंड फिर जीवन के आने से उसकी लाइफ में चेंज आने लगता है। वन ऑफ द फ्लॉज मुझे यही नजर आया कि प्रतीक को तो हीरोज पसंद ही नहीं थे, तो शुरुआत से ही वो जीवन को इतना प्रेफर क्यों करता है। ऐसा लगता है उसका अच्छाई पे यकीन करने वाला आर्क शुरू होते ही खत्म हो गया। इस थीम को ग्रे एरिया में ले जाके अच्छाई बुराई का सिंपलिस्टिक कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता था। वन ऑफ द मेजर लेट डाउन्स रावण का सेकंड हाफ भी है, क्योंकि फिल्म का टेंशन ग्राफ यही ड्रॉप होता है। फर्स्ट हाफ में रावण का गेम से निकल के इतना
इतना डैमेज करना, फिर जीवन का उसको जवाब देना एक्सपीरियंस करने के बाद सेकेंड हाफ में हमें उतना एक्शन नहीं मिलता। एक्शन से मेरा मतलब सिर्फ फिजिकल एक्शन नहीं बल्कि कैरेक्टर्स का इंटरप्ले भी है। हमें सेकेंड हाफ में उतना इंटरेस्टिंग कैरेक्टर कॉन्फ्लिक्ट मिलता ही नहीं जो हमें एज पे रखे। इकलौता कॉन्फ्लिक्ट जो हमें फील होता है वो यही है कि रावण प्रतीक को पकड़ने आने वाला है, जो बिलीव मी सेकेंड हाफ के 40 मिनट तक आ ही रहा होता है। ये भी एक फिजिकल कॉन्फ्लिक्ट होता है, इमोशनल नहीं। कंपेयर इट टू क्रिश, वहाँ भी सेकेंड हाफ में फिल्म का फोकस 50 मिनट के लिए डॉक्टर आर्या से हट जाता है। यहाँ भी रावण की तरह हम कुछ टाइम के लिए अपने सुपर हीरो को आसपास की दुनिया से खेलते हुए देखते हैं। बट क्रिश के केस में हमें इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स मिलते हैं, जैसे प्रिया का कृष्णा से झूठ, क्रिश की आइडेंटिटी, रोहित मेहरा का सच। याद रखना फिजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स कुछ सीक्वेंसेस में ही इम्पैक्ट देने के लिए काम करेंगे, वहीं इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स पूरी स्टोरी में। रावण फिजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स पे रिलाई करने की वजह से अपना टेंशन का ग्राफ तो गिराती ही है, बट साथ में क्लाइमैक्स को भी डुबा देती है। कैरेक्टर डेवलपमेंट, थीम या टेंशन ग्राफ के अलावा एक और रीजन जिसकी वजह से रावण नहीं जमी वो है स्पेक्टिकल फिल्म होने की नीड। मतलब ऐसी फिल्म जिसमें विजुअल स्टोरी टेलिंग से ज्यादा हावी हो। हर सुपर हीरो फिल्म इन्हीं एक्सट्रीम्स के आसपास होती है। जैसे भावेश जोशी स्टोरी टेलिंग पे रिलाई करने वाली सुपर हीरो फिल्म है, वहीं रावण विजुअल्स पे। और ऐसा नहीं है कि विजुअल्स पे रिलाई करके अच्छे रिजल्ट्स नहीं अचीव किए जा सकते। एज ऑफ अल्ट्रॉन भी एक स्पेक्टिकल फिल्म है, स्टोरी टेलिंग में उस फिल्म में ज्यादा कुछ उखाड़ा नहीं। एज ऑफ अल्ट्रॉन भी मोस्टली विजुअल्स या फिल्म के फिजिकल एस्पेक्ट पे ही रिलाई करती है। बट बात यह है कि वहाँ विजुअल्स के मामले में दिखाने को बहुत कुछ था, चाहे वो बहुत से सुपर हीरोज हो या स्पेक्टेकुलर एक्शन सीक्वेंसेस। बट इस मामले में रावण को क्रिटिसाइज करना नाइंसाफी होगी, क्योंकि इस फिल्म ने भी बहुत कोशिश की। I mean, जिस टाइप के VFX रेड चिलीज ने 2011 में पुल ऑफ किए, वो भी ऐसे बजट में जिसमें हॉलीवुड सोच भी नहीं सकता सुपर हीरो फिल्म बनाने की, वो एक्चुअली में माइंड ब्लोइंग थे। So I decided to look up the budget of Raw 1. And it was made for $17 million USD. Wow. Just to put things in perspective, Transformers, an insane year, was made for $195 million. Harry Potter was made for $250 million. Hangover was made for $80 million. Twilight was made for $110 million. So working with a fraction of the budget of these other films in the US that came out at the same time, I think that Raw 1 did a fantastic job for the budget that they were working with. तो ओवरऑल कहीं ना कहीं एक हॉलीवुड लेवल स्पेक्टिकल फिल्म होने के सपने ने रावण के क्रिएटर्स को कई स्टोरी टेलिंग फ्लॉस की तरफ अंधा कर दिया। एक तरफ इरिटेशन होती है कि ऐसे बेसिक फ्लॉस को कोई कैसे इग्नोर कर सकता है, वहीं दूसरी तरफ मेकर्स के लिए रिस्पेक्ट फील होती है कि उन्होंने ऐसा प्रोजेक्ट पुल ऑफ करने की सोची। इन शॉर्ट, ऐसी सिचुएशन को जज करना काफी मुश्किल है। आखिर मुझे भी तो एनालाइज करने में 10 साल लग गए।